हेडिंग डालो, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो भी एक टॉपिक बड़ा विस्तृत है, कोशिश करेंगे कि इस वीक उसे भी पढ़ लें हम। हेडिंग डालिए, राजस्थान में कृषि एवं फसलें। ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर सा होता है, राजस्थान में कृषि व फसलें। राजस्थान में कृषि व फसलें ओल एग्जाम कंपटीशन में आते हैं, ठीक है, ऐसा बिंदु है जो ओल एग्जाम में आता है। तो राजस्थान में कृषि व फसलें, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या होता है? नहीं नहीं, आप वाला तो वो अलग ही है। एग्रीकल्चर, इसको आप जब दो शब्दों में तोड़ेंगे तो एक तो रहेगा एग्री और एक आ जाएगा कल्चर। एग्री का मतलब होता है कृषि कार्य, कृषि कार्य। कल्चर का मतलब होता है जीवन यापन करने का तरीका, जीवन यापन करने का तरीका, मतलब कृषि कार्य द्वारा जीवन यापन करने का तरीका जो है उसे एग्रीकल्चर बोलते हैं। यह है इसकी सही डेफिनेशन। और मार दे पूरी। चलो, तो ये तो आपके एग्रीकल्चर शब्द हुआ। अब आ जाइए इधर शुद्ध हिंदी में, कृषि। ये जो कृषि है, इस कृषि को कहा जाता है मानसून का जुआ। कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं? कारण, कारण यह है कि कृषि कार्य वर्षा पर निर्भर है। हाँ तो क्या हुआ? मानसून का जुआ क्यों? क्योंकि राज्य में वर्षा जो है वो अनिश्चित व अनियमित है, याद रखना, अनिश्चित व अनियमित है। इसीलिए कृषि को क्या बोलते हैं? मानसून का जुआ। क्योंकि एक तो कृषि जो है वो किस पर निर्भर है, और वर्षा राजस्थान में कैसी है? अनिश्चित और अनियमित। मतलब ठाकुनी। अनिश्चित और अनियमित का मतलब क्या? चलो, और होती है तो समझ गए, अनिश्चित अनियमित, ठीक है। लेकिन मुझे कौन समझाएगा आप में से? दोनों शब्द एक नहीं है, लग रहा होगा दोनों एक ही शब्द, एक जैसे नहीं है, इन दोनों के अर्थ अलग निकलते हैं। हाँ नरेंद्र बताओ। निश्चित समय पर बारिश होनी चाहिए लेकिन नहीं होती, इसीलिए अनिश्चित है। नियमित रूप से होनी चाहिए लेकिन नहीं होती है, अनियमित है। ओके ओके। और दूसरी बात, हमारी कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है? अगला अंक, 62% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। उतारिए। हाँ नहीं, राजस्थान की आप देश में गुंजा आए हैं, वहां पर तो पूरे आंकड़ा है। फिर अब हम लिखेंगे कि ये तो राजस्थान के अंदर कृषि जो है वो क्या है? मानसून का जुआ। लेकिन हमारे राजस्थान में जो ये भूमि है, इस भूमि में कितने प्रतिशत शुद्ध कृषि क्षेत्र है? इसीलिए हमें एक रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, और जैसे ही आप रिपोर्ट पढ़ोगे आप खुश हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आंकड़े जो है वो आपको आते हैं। वन रिपोर्ट सुना दो एक बार फटाफट। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर कितनी है? वृक्षावरण कितना है? वृक्षारोपण कितना है? और वनारोपण कितना है? क्या हुआ नरेंद्र, क्या हुआ? नरेंद्र सोचता है कि ये आदमी कितना खराब है, लिखा था पूरा क्रम से, पूछता है तो क्रम चेंज कर देता है ऐसे। 3.16% है वृक्षारोपण, 4.84 क्या है? वनारोपण। टोटल कितना है? 8%। 1.60 है झाड़ी वन, फिर टोटल करके है। ये लिख लिया आपने। कृषि की बात हो गई कि राजस्थान में मामलों है जो को
मानसून का जुआ है, क्यों है, कैसे है और क्या है ये। अब हम पढ़ें उससे पहले एक रिपोर्ट पढ़ते हैं। चले आगे, सबको लिख ली, लिखिएगा। अब एक रिपोर्ट है और वो है आपके भू उपयोग संख्य की रिपोर्ट। और ये जो रिपोर्ट है ये नवीनतम रिपोर्ट है अभी तक की, जो कि 2022 टू 23 में आई है। ये नवीनतम रिपोर्ट है, यही रिपोर्ट आपके एग्जाम तक काम आ जाएगी। ठीक है, यदि आपकी रिपोर्ट अच्छी रही तो आपको अगली रिपोर्ट नहीं पढ़नी पड़ेगी। भू उपयोग सांख्य की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या है, इस रिपोर्ट के अंदर यह लिखा हुआ है कि आप जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कृषि, उससे पहले यह तो देख लीजिए कि आपके राजस्थान के अंदर जो एरिया है, ये जो भूमि है, ये भूमि उपयोग क्षेत्र कितना है राजस्थान में। ये इस रिपोर्ट में पहली बात तो यही कि राजस्थान में कुल भूमि उपयोग क्षेत्रफल कितना है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे राजस्थान का 342.81 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो क्या है, कुल भूमि उपयोग क्षेत्र है। और एक हेक्टेयर में कितना होता है, नहीं अड़केंगे ना अपन, कोई जरूरी नहीं कि एक हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है। एक बार बताया ना, नहीं बताया होगा, देख तो ऐसे रहे हो जैसे मैंने जीवन में आज पहली बार बोला है। कितनी बार बता दिया आपको, एक हेक्टेयर लिखा भी होगा कहीं पर। एक हेक्टेयर बराबर कितने एकड़ होते हैं, 2.47। लिखा। अब देखो ये जो पूरा एरिया है इस रिपोर्ट के अनुसार, इसमें से शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है शुद्ध कृषि क्षेत्र कितना है। शुद्ध कृषि क्षेत्र तो याद रखिएगा कितना आंकड़ा है, 53.74% जो भाग है इस पूरे लाख हेक्टेयर का, 53.74 वो क्या है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी कि शुद्ध कृषि क्षेत्र है इतना। तो इस भूमि में से बंजर भूमि का जो हिस्सा है वो है 10.39%। इतनी भूमि तो क्या रखते हैं हम, बंजर रखते हैं, कि इतनी भूमि तो बंजर है। चलिए इसमें से याद रखिएगा, पूछा जाए आपको वानिकी भूमि कितनी है, यानी कि वन से संबंधित, तो वो है 8.09%। यहां पर क्या है कि चेंजमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन वो जब अगली रिपोर्ट आएगी तब। अभी तक नवीनतम यही रिपोर्ट है। ये जब रिपोर्ट आई थी तब आपको पता ही है कि राजस्थान में जो वन रिपोर्ट थी वो कौन सी थी, क्या करें आपका 2021। अरे 22-23 में आई है तो 21 वाली रही होगी ना, अब आई है। ऐसा क्यों करते हैं आप, इतना परेशान क्यों करते हैं किसी आदमी को बेचारे को। अरे हमारा बाप जी, वन रिपोर्ट 2023 आई है जो हमने पढ़ी, वो आई 24 में है, लेकिन जब ये रिपोर्ट आई थी तब तो वन रिपोर्ट कौन सी आ रही होगी, 21 ही थी, उस आधार पर ये है। ठीक है, उसके बाद में फिर एक आता है कि राजस्थान के अंदर उसर वे कृषि अयोग्य भूमि, कृषि अयोग्य भूमि जो है वो कितने प्रतिशत है, तो 6.89%। और एक बिंदु और आ जाएगा, पशु चारागाह वे गोचर जो भूमि है वो कितनी है, तो 4.82%। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, फर्स्ट ग्रेड के पेपर में क्वेश्चन था, निम्न में से भू उपयोग संख्या की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा असंगत है। वन लाइनर था, उसमें शुद्ध बोया गया कृषि योग्य क्षेत्र इतना है, वानिकी इतना क्षेत्र है, बंजर भूमि का एरिया इतना है, पशु चारागाह और गोचर भूमि इतनी है। ये 5 बिंदु आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण। इस भू उपयोग सांख्यिकी रिपोर्ट के अंदर ये जो 5 बिंदु हैं ये सबसे खास है, याद रखना। कंप्लीट। तो हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान में कृषि। हमने ये कहा है कि राजस्थान में कृषि मानसून का जुआ है। क्यों है, क्योंकि वर्षा जो है वो क्या है, अनिश्चित और अनियमित है। फिर हमने एक रिपोर्ट देखी जिसके अनुसार पता चला, हालांकि हमें क्या पढ़ना है, कृषि। तो हमारे राजस्थान के अंदर ये जो भू उपयोग सांख्यिकी की रिपोर्ट है इसके अनुसार शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी कि शुद्ध कृषि क्षेत्र कितना है, 53.74, जबकि कृषि अयोग्य भूमि कितनी है,
6.89 ये परिवर्तन आंकड़ा हो जाएगा, लेकिन ये होगा अगली रिपोर्ट में, और अगली रिपोर्ट आपको नहीं पढ़नी है, इसी रिपोर्ट से काम हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट आगे चले। इसका, हाँ इसी का ना ना, वो कुछ जैसे 0.9% जो है वो रह जाएगा आपके बाग और उद्यानी के लिए। आपको महत्वपूर्ण 5 बिंदु जो होते हैं ये ध्यान ही रखना है। हालांकि इस रिपोर्ट में हमने देखा भी था कि कोई ओरण क्षेत्र आ जाएगा तो हम लिखा देंगे, लेकिन उसका आंकलन किया नहीं है सरकार ने, पता नहीं क्यों। करना चाहिए था, फिर करता तो सरकार गिर जाती ना। हालांकि सरकार गिरी हुई है, नहीं मतलब सरकार गिर जाती है ऐसे, मतलब कुछ विवाद वजह से हालांकि गिरी हुई है। अब आप हेडिंग लगाइए। मतलब हमारे सामने 2 बिंदु क्लियर हो चुके हैं कि हम राजस्थान में कृषि पढ़ रहे हैं। हमें यह भी क्लियर हो गया है कि वर्तमान जो रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान के अंदर शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है कृषि का, वो भी पता लग गया। अब हम अगला बिंदु पढ़ते हैं कि हम राजस्थान के इस क्षेत्र में जो कृषि करते हैं वो कितने प्रकार से करते हैं। तो अगला बिंदु आप हेडिंग लगाइए, कृषि के प्रकार। अगला बिंदु कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार, हम राजस्थान में कुल कितने प्रकार से कृषि करते हैं। इसके अंदर लिखिएगा नंबर 1, सबसे पहला जो भाग है वो है आपके स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य होता है। हाँ साहब, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। हाँ, क्या करूं उसका, यस। से डेफिनेशन में आप ये कह सकते हैं 2 या 3 वर्षों में स्थान बदल बदल कर जो कृषि की जाती है उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं, जिसमें वनों को काटकर या जलाकर। यहां पर मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि 2-3 साल के बाद में स्थान बदल दिया, काका का खेत में जाकर कह दिया बाहर निकलो 2-3 साल हो गए अब हम यहां कृषि करेंगे, ऐसे नहीं है ये प्रमुख रूप से आदिवासी लोगों द्वारा की जाती है, जो कि हमारे राजस्थान के प्रमुख रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंदर होता है। पहले आप सुनो एक बार ना, बाद में लिखना ताकि सारी चीजें क्लियर हो। देखो, स्थानांतरित जो कृषि है, सबसे पहले तो राज्य के दक्षिण वे दक्षिण पूर्वी भाग, एक बात क्लियर हुई है, बोर्ड पर देखो आराम से, राज्य का दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एरिया, वहां पर यह कृषि होती है। कौन सी, स्थानांतरित कृषि। ये जो स्थानांतरित कृषि होती है ये करते हैं आदिवासी, इसीलिए आप इसे बोलते हैं आदिवासियों की कृषि। आदिवासी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि 2 या 3 साल के बाद में अपनी जगह बदलते हैं फॉरेस्ट एरिया में, और फिर जब अगली जगह जाते हैं तो वहां पर वनों को काट देते हैं या फिर जला देते हैं। उसके बाद में जो कृषि करते हैं उसी कृषि को क्या कहा गया है, स्थानांतरित कृषि। स्पष्ट शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि 2 या फिर 3 वर्षों के बाद आदिवासियों द्वारा स्थान बदल बदल कर वे वनों को काटकर या जलाकर कृषि कार्य करते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि। ये जो स्थानांतरित कृषि है इसके बहुत सारे अन्य नाम हैं। जैसे सबसे पहला नाम तो यही हो गया कि स्थान बदलकर, यानी कि ये चलायमान कृषि है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती रहती है, चलायमान कृषि बोलते हैं। इंग्लिश में इसे ही कहा गया है स्लेश वे बर्न। एक बार पूछ लिया था कि निम्न में से स्लेश वे बर्न है, तो ये भी एक स्थानांतरित कृषि है, चलायमान कृषि का ही नाम है। इसे आप चिमाता, दजिया, वालरा, वात्रा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वालरा, वात्रा, कुछ भी कह सकते हैं आप, चिमाता या फिर दजिया। तो पूछा जाए स्लेश वे बर्न क्या है, तो आपको ध्यान में रखना स्थानांतरित कृषि है। उतारो। अब इसमें से जब भी क्वेश्चन आया है ना स्थानांतरित कृषि में, तब 80% जो क्वेश्चन आया है वो पूछने का तरीका दूसरा है। वो 80% अब हम पढ़ेंगे नोट करके इसमें।
यहां से तो आ जाए तो आपकी किस्मत। ज्यादातर क्वेश्चन इसके एक भाग से आता है, वो भाग हम पढ़ेंगे नोट करते हुए। तो नोट लगा लो इसके बाद, नोट, NOT फॉर टाइगर, स्थानांतरित कृषि, लिख लिया सबने? तो आप ये टॉपिक ऐसे साथ साथ में पढ़ते रहें, जैसे वन्य जीव संपदा साथ साथ में पढ़ते हैं ना, वैसे ये भी साथ साथ में, क्योंकि ये टॉपिक भी इस हिसाब से पढ़ेंगे। आप घर जाकर वापस देखोगे ना कॉपी में, तो ऐसे मतलब मन लगेगा, वाह क्या लिखा है, नहीं क्या लिखा है, ऐसे मन लगेगा आपका पढ़ने का। चलो मैं पढ़ लेता हूँ। जैसे वन्य जीव संपदा घर जाकर पढ़ते हैं ना, तो आपका मन लगता है कॉपी में अपने आप, कॉपी खुद कह देती है पढ़ ले, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, कितना अच्छा लिखा है। देख अभियान 27 है, पढ़ तो ले, 27 के बाद में चले जाना कहीं जाना हो तो। किसी टॉपिक को पढ़ना शुरू करें बीच में नहीं छोड़े, जंतु वाले पढ़े हैं तो 5 पढ़ के जाएंगे फिर, ऐसे उस हिसाब से लिखा है वो बिंदु। चलो इसमें नोट में क्या लिखना है, बोर्ड पर ध्यान दो आप। देखो ये इस प्रकार से, वहां तक ऐसे समझ गए मतलब ऐसे वहां तक ऐसे पूरा एरिया, ये जो क्षेत्र है ना, ये भूभाग है, और भूभाग का ये भाग होता है मैदानी भाग। इस भाग को क्या बोलते हैं आप, मैदानी भाग। और ये जो भाग होता है इसे क्या बोलते हैं आप, पहाड़ी भाग। ये फिर आपके मैदानी भाग, और फिर वो कौन सा, पहाड़ी भाग। अब मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि मतलब मैदान जो है इसकी ऊंचाई कितनी होती है, पहाड़ी की, नहीं नहीं सहज क्यों नहीं पूछूंगा, बस क्यों पूछूंगा मैं बार बार, भाई आपको बार बार पूछने से क्या ही मतलब होगा। आता तो आप सबको ही है भाई, मैदान है, पठार है, पहाड़ है, पहाड़ी है, पर्वत है, ये मतलब सब ऊंचाई के आधार पर ही तो है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान दो आप, अभी जो हमने कृषि पढ़ी है, स्थानांतरित कृषि, जो कि 2 या 3 वर्षों के बाद में स्थान बदल बदल कर, वनों को काटकर या फिर वनों को जलाकर जो कृषि करते हैं, ये कृषि यदि पहाड़ी क्षेत्र में की जा रही है, ये जो कृषि पहाड़ी क्षेत्र में की जा रही है, तो उस कृषि को तो क्या बोलते हैं, चिमाता। यही स्थानांतरित कृषि यदि मैदानी क्षेत्र में की जा रही है, तो इसे बोलेंगे दजिया। और ध्यान रखिएगा, ये एक विशेष जाति में कहा जाता है, और वह है भील जनजाति। पूछा, हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो बोर्ड पर एक बार क्वेश्चन आता है, ये एक साथ में लिख रहा हूं दोनों। देखो क्वेश्चन आएगा, भील जनजाति द्वारा पहाड़ी भाग में कृषि करना क्या कहलाता है, चिमाता। और क्वेश्चन आता है, भील जनजाति में मैदानी भाग में कृषि करना क्या कहलाता है, दजिया। क्या कहलाता है, दजिया। ये क्वेश्चन देखे होंगे आपने पुराने पेपरों में, ये उतारो। तो एक तो हमारे राजस्थान में कृषि का ये भाग हो गया, ये तो केवल कहां हुआ है, ओके थैंक यू, ये केवल राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में हुआ है। पश्चिम में तो बाकी है, पूर्वी में बाकी है, दक्षिण पूर्वी में बाकी है, बाकी है सर पूरी, लिख लिया। 20 मिनट, ओके पूरा करवा देंगे, लिख लिया। हेडिंग डालिए नंबर 2, और यही सबसे ज्यादा चल रहा है, और वो है आपके शुष्क कृषि से तात्पर्य है, ये लो आपके लिए क्वेश्चन ही आ गया आ गया था, आने दो, हम कौन सा ध्यान दे ही रहे हैं आप किसी बातों हैं? हैं? लिख लिया सबने, लिख लो लिख लिख, आज आपके साथ ही नहीं आए, लिख लिया। क्या हुआ नरेंद्र, क्या हुआ नरेंद्र, आज बेचारा बहुत खुश लग रहा है। हेडिंग लगाइए शुष्क कृषि। नरेंद्र तो ये सोचता है कि जैसे मैं बोलता हूँ ना कि लिख लिया, इसको डर ये रहता है कि अब ये अगला पूछेगा और मेरे से ही पूछेगा, ये इसलिए इसको डर सा लगता है बेचारे को। हेडिंग लगाइए शुष्क कृषि, और एक इधर लिखेंगे हम आर्द्र कृषि, दोनों साथ में। लेकिन एक बार आप बोर्ड पर देखना ना, दोनों शब्दों को आराम से समझिएगा। और एक यहां लिख दूं क्या,
नहीं, इसको भी बाहर क्यों रखें, इन तीनों शब्दों को समझो आप। शुष्क कृषि से तात्पर्य होता है कृषि का वह कार्य जो पानी या जल के अभाव में किया जाता है। पानी की कमी है फिर भी वहां पर जो कृषि हो रही है वो कृषि क्या कहलाती है, शुष्क कृषि। तो मैं शॉर्ट में ये लिखूंगा, पानी या फिर जल का अभाव। और इस प्रकार की जो कृषि राजस्थान के जिस क्षेत्र में की जाती है वो है आपके पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, देखना आराम से, अभी इसमें एक एक दो बातें और ऐड होगी। आदर्श कृषि का मतलब क्या होता है, ऐसी कृषि जो आपके सिंचित कृषि हो, जहां पर जल की क्या हो, अधिकता हो। जल की यदि कमी है तो शुष्क कृषि है, जल की यदि अधिकता है तो वहां पर जो कृषि होगी वो पूर्णतः सिंचित होगी, और वो क्या है, सिंचित कृषि। और ये हमारे राजस्थान के जिस भाग में है, ये है राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में। बारानी कृषि से तात्पर्य होता है असिंचित कृषि। यह ऐसी शब्दावली ही एग्जाम में आती है। अब वहां आएगा असिंचित कृषि और ऑप्शन में आएगा आर्द्र, बारानी और शुष्क। असिंचित कृषि क्यों, बारानी कृषि, ऐसी कृषि का कार्य जो केवल वर्षा पर निर्भर हो, वो क्या होती है, असिंचित कृषि। और ऐसी कृषि हमारे राज्य के बाड़मेर और बालोतरा क्षेत्र में होती है, जो कृषि बिल्कुल वर्षा पर निर्भर है और कोई स्रोत नहीं है कृषि करने का। जबकि यहां पर पानी का तो अभाव है, लेकिन फिर भी यहां पर कृषि हो जाती है। क्यों, क्योंकि वर्तमान के अंदर नहरी सुविधा है वहां, और अत्यधिक पानी की पूछो मत, फुल है। तो शुष्क कृषि, आर्द्र कृषि और कौन सी, बारानी कृषि। शुष्क कृषि याद रखिएगा, यहां पर सिंचाई की सुविधा के लिए, सिंचाई सुविधा, नहरीकरण, हालांकि यहां पर फव्वारा पद्धति भी आई है, फव्वारा, बूंद बूंद, या क्या बोलते हैं इसे, इजरायली पद्धति, याद रखिएगा। ये लिखिएगा हमारे राजस्थान में ये और 3 प्रकार की विशेष कृषि। जी साहब। आगे चलें, नेक्स्ट। अब एक नई प्रकार की कृषि का जो कार्य है वो प्रचलन में ज्यादा है, उसकी डिमांड ज्यादा है जी, मार्केट में डिमांड ज्यादा है उसकी। कौन सी, किसकी डिमांड ज्यादा है, कृषि की, इसमें कृषि की। कौन सी कृषि की, एग्रीकल्चर की। यस हाँ नरेंद्र, पर ये तो पशुओं का डॉक्टर है ना। ओके ओके, डॉक्टर नरेंद्र, भैंस विशेषज्ञ हैं? आज के बाद में ये विशेषज्ञ होगा, भैंस और गाय विशेषज्ञ। हम्म, ओके सर। चले आगे चले। अब हम उस कृषि की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा डिमांड में है। लेकिन आपकी नजर में कौन सी कृषि डिमांड में है, भाई ध्यान तो रखते ही है ना। भाई जैसे कोई गांव जा रहे हो तो पूछ लिया, अरे आजकल वो का ही मामलो है, भी टाइम कंफ्यूज हो जाओ, किस मामलो, भाई माँ कुंबाड़ो है, कोई रील, किसी है, सच में नहीं पता कौन सी कृषि डिमांड में। क्या करें आपका, अरे आपका करें तो करें क्या, अरे जैविक कृषि डिमांड में नहीं है क्या। जब से ये कैंसर ऐसी बीमारियां ज्यादा आई है तो लोग और डॉक्टर और सरकार आह्वान यही कर रही है कि कृषि करें, लेकिन कैसी, जैविक कृषि करें। जैविक कृषि का तात्पर्य ये होता है कि कृषि कार्य के अंदर जैविक खाद का प्रयोग किया जाए, वही जैविक कृषि है। एक तो जगह बार गेहूं आवे ना, उसे क्या, हालांकि कंफर्म नहीं हूं मैं, लेकिन मेरे हिसाब से 24 रुपए प्रति क्विंटल आता होगा, जो आम आता है सब में। लेकिन जब उस खेती से हुआ है ना वो गेहूं, वो गेहूं 6,000 में, लेकिन आएगा नहीं आपके पास में, वो भी क्योंकि बहुत कम है। हमारे उधर क्षेत्र में एक बंदा है, वो 5 बीघे में ऐसी ही कृषि करता है, और जब गेहूं होते हैं तो उसकी प्राइस यही रखता है वो। लेकिन वो भी, अब पिछली बार तो 5 एकड़ में थी, इस बार हो सकता है 10 एकड़ में की होगी उसने। ये भी एक अपने आप में स्पेशल होता है।
गेहूं वही, लेकिन उसके अंदर किस प्रकार से केवल जैविक खाद का प्रयोग किया गया है, किसी केमिकल का नहीं, जैसे यूरिया वूरिया डीएपी वीएपी ऐसा नहीं है, बिल्कुल शुद्ध। देखो सर्वाधिक केमिकल से गेहूं है पंजाब हरियाणा में, इसलिए पंजाब हरियाणा से हमारे राजस्थान में एक ट्रेन आती है, उसे बोलते हैं कैंसर ट्रेन, पंजाब से बीकानेर, क्योंकि बीकानेर में बना है पीएनबी हॉस्पिटल कैंसर का, सबसे ज्यादा उसी से होता है। लेकिन ऐसे अगर बातें करने शुरू करूं ना मैं आपसे, तो शाम को आप खाना भी नहीं खाएंगे, क्योंकि हर चीज में मिलावट है। अब जैसे जयपुर के अंदर रहने वाले लोग जो सब्जी खाते हैं वो इस गंदे नाले की है साहब। और ये चलो लिखो अपने क्या है, जैविक कृषि। जैविक कृषि, चलो तो जैविक कृषि। हाँ, सही है, ये बात आपने सही की, कई बार ऐसा होता है कृषि कार्य में उसको जो दवाई चाहिए होती थी ना वो गोभी के फूल में थी, इसलिए निकल पड़ी वो। कृषि कार्य में जैविक खाद का प्रयोग, और ये जैविक खाद भी केंचुए से बनती है क्या, केंचुआ रखते हैं ना वो। हालांकि अब तो यहाँ का पता नहीं, बट ग्रामीण के अंदर लगभग आपको मिलेगा। सर 3,000 रुपये क्विंटल है, हाँ वो जो भी है। राजस्थान का सर्वप्रथम जिला कौन सा है जिसमें जैविक कृषि का कार्य शुरू हुआ था, सर्वप्रथम जिला पूछे तो याद रखिएगा डूंगरपुर। जैविक कृषि करने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा है, डूंगरपुर। प्रथम गांव पूछा जाए तो कौन सा है, वो है याद रखिएगा घाटी गांव, ये कहां पर है, उदयपुर में। वैसे पहला राज्य कौन सा है, हुँ? दूसरा गांव कौन सा है जैविक कृषि वाला, वो आपने सुना होगा दादिया गांव। उतारो, तो ये हमारे राजस्थान के अंदर प्रोपरी ढंग से यदि हम देखें तो ये कृषि होती है। और नंबर 6 वो तो मिश्रित कृषि है। मिश्रित कृषि से तात्पर्य होता है कृषि के साथ पशुपालन, कृषि के साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है, मिश्रित कृषि, या फिर मिश्रित खेती। दोनों में क्या अंतर है, मिश्रित कृषि और मिश्रित खेती में? हम्म, शाबाश। मिश्रित खेती का मतलब होता है एक फसल के साथ में दूसरी फसल बोना, वो तो मिश्रित खेती हो गई। मिश्रित कृषि का मतलब है कृषि के साथ में क्या होना, पशुपालन। कई बार क्वेश्चन आता है कि कृषि के साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है, ऑप्शन होता है मिश्रित कृषि। अब आप अगला बिंदु हेडिंग लगाइए, कृषि के साथ, सॉरी, कृषि से संबंधित, नहीं नहीं मजा नहीं, ना, नहीं, हेडिंग नहीं लगानी ना, कृषि से या लगा लिए तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो कृषि से संबंधित क्रांति व अन्य क्रांतियां। कृषि से संबंधित क्रांति व साथ में अन्य क्रांतियां भी लिख लेंगे। इसके अंदर सबसे पहली जो बात हम करेंगे वो कर लेते हैं आपके, पहले ये बताओ क्रांति का मतलब क्या होता है। हाँ जी, क्रांति करनी है, उत्पादन क्या बढ़ाना है, मैं क्रांति पूछ रहा हूँ केवल। हाँ जी,
क्रांति का मतलब क्या है? क्रांति का मतलब सर यही है कि उधर से दो तलवार लेके आ जाएं और इधर से दो तलवार लेके आ जाएं, दोनों के बीच में बड़ा अच्छा संघर्ष चले, चपाचप, और खून बहे लपालप। क्रांति नहीं, मार दें दो को तो क्रांति। नरेंद्र कह रहा दो मरेंगे तो क्रांति, और चार मर गए तो क्रांति का मतलब होता है व्यवस्था में परिवर्तन करना। तो आलू क्रांति होगी, इसका मतलब आलू लड़ेंगे आपस में। गोल क्रांति होती है ना, किससे संबंधित होती है? आलू से। क्रांति का मतलब क्या है? व्यवस्था में परिवर्तन लाना। अब चाहे वो श्वेत क्रांति हो, श्वेत का क्रांति किससे संबंधित है? दूध से, यानी कि दूध उत्पादन में क्या करना? पैदावार। हरित क्रांति कृषि के अंदर पैदावार को बढ़ाना, मतलब व्यवस्था में क्या करना है? परिवर्तन। इसीलिए तो 1857 क्रांति, 1857 क्रांति, क्रांति का मतलब व्यवस्था में परिवर्तन। नहीं समझे? क्या लिखूं मैं? कुछ एग्जांपल देना पड़ेगा ना मुझे। ओके ओके, लौकी। लौकी एक सब्जी। लौकी क्या है? एक सब्जी। आप सुबह से कोचिंग आ रखे हैं, ये आप रहे, आप घर से निकल गए थे सुबह जल्दी है? अच्छा बाल, आप सुबह कोचिंग से निकल गए थे तो जल्दी खाना वाना खाया नहीं था, आप यहाँ कोचिंग में पढ़ रहे थे आराम से। अब जैसे ही मैं छुट्टी करूंगा आप घर जाएंगे, घर जाते ही मम्मी से कहेंगे मम्मी बहुत तेज भूख लगी है, आज ज्यादा पढ़ाई कर ली, तो मम्मी आपको कहेगी बेटा लौकी बनी हुई है, खा ले और सो जा। आपको लौकी पसंद नहीं है, आप क्या करेंगे? इस बात का विरोध करेंगे। आप मम्मी से कहेंगे कि ये व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए घर में आज के बाद कभी लौकी नहीं बननी चाहिए, ये बातें कहते हुए आप रूम में गए और सो गए। तब तक पिताजी आए, पिताजी तो बड़े हैं ना, तो पिताजी आए और पूछा कि रामू की मम्मी, ये रामू की मम्मी, तो बोला रामू सुबह तो कोचिंग गया था जीके पढ़ने और उसके बाद में आया और लौकी की सब्जी बनी हुई तो रूम में जाकर सो गया। तो इन्होंने रामू की मम्मी से एक अच्छा सा लट लिया कि वो मेरा लट कहाँ है। रामू के पापा ने लट उठाया और उसी रूम में चल पड़े जहां रामू सो रहा था। रामू अच्छी अवस्था में सो रहा था, इसीलिए लट मारने में ज्यादा दिक्कत हुई नहीं, लगाए दो तीन। रामू उठा चुपचाप, बोला पापा सॉरी, और जाकर क्या खा ली? लौकी। इस पूरे कार्यक्रम को बोलते हैं विद्रोह। यदि इसके पिताजी लट नहीं मारते और कहते रामू की मम्मी आज के बाद में लौकी नहीं खाएंगे, तो ये व्यवस्था में क्या हुई? परिवर्तन। क्रांति का मतलब ही क्या होता है? व्यवस्था में परिवर्तन। इसीलिए तो हम कहते हैं कि 1857 जो क्रांति हम पढ़ते हैं, क्या व्यवस्था में परिवर्तन कर पाए? हम नहीं कर पाए। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं कि कोटा का विद्रोह है, नशीराबाद का विद्रोह है, क्रांति नहीं पढ़ते। क्रांति का मतलब तो व्यवस्था में परिवर्तन होना। अब कोशिश तो बेचारी रामू ने भी बहुत की थी क्रांति की, लेकिन हुआ आखिर में क्या? विद्रोह, लट पड़े और कहानी समाप्त। हालांकि लौकी अच्छी सब्जी है, पता है ना आपको, लोहे तत्व सबसे ज्यादा होता है इसमें। यदि आपको कभी ऐसा लगे कि शरीर में आप परेशान हैं, तो एक वीक लगातार लौकी खाइए। कभी लौकी के पराठे खा लीजिए, कभी लौकी का जूस पी लीजिए। चलो कृषि से संबंधित क्या पढ़ेंगे हम? क्रांति। इसमें हेडिंग लगाई नंबर 1, हरित क्रांति। हरित क्रांति, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो वो है कृषि पैदावार में बढ़ावा। कृषि और खासकर किसमें? खाद्यान्न। कृषि में पैदावार बढ़ाना, ये क्या है? हरित क्रांति। हरित क्रांति से रिलेटेड पूछा जाए कि विश्व में जनक कौन है इसके? एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी है बेचारा, आपकी तरह, नॉर्मन बोरलॉग। इसीलिए इनको 1970 के अंदर नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। 1970 नोबेल पुरस्कार। और इनका ये जो प्रयास था ये 1960 में था, लेकिन ये तो विश्व में बात हुई। बात है हमारे भारत में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन। और भारत में इस क्रांति की शुरुआत हुई कब? 1966 टू 67। और हरित क्रांति लाभदायक है किसके लिए? गेहूं। और हानिकारक किसके लिए है? इसे हानि भी हुई है भाई, दलहन को। हरित क्रांति से क्या हुई? दलहन को हानि भी हुई और गेहूं लाभान्वित। गेहूं क्या है? क्योंकि मेन उद्देश्य आप देखेंगे तो खाद्यान्न के अंदर बढ़ावा देना है। ये है आपके कौन सी क्रांति? हरित क्रांति पढ़ते हैं आप इसे। एक इसी से रिलेटेड हम और पढ़ लेते हैं, फिर बाकी जो अन्य क्रांतियां बची, जो आप गोल क्रांति, लाल क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, सफेद क्रांति, क्रांति क्रांति क्रांति, वो हम बात करेंगे। ये हरित क्रांति। एक है आपके श्वेत क्रांति।
श्वेत क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे ये है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित। और इस श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है? वर्गीज कुरियन, 1970। और उसी समय एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन फ्लड, 1970। पूछा जाए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? अच्छा हाँ, आप तो पशु वाले डॉक्टर है ना, आपको पता ही है। दुग्ध उत्पादन उतार लीजिए, कंप्लीट। क्रांतियां, क्वेश्चन आ जाएगा कंफर्म, कंफर्म यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। और यहां पर हम सारा एक साथ ही लिखेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना। दो सारे ओके लिखिएगा। इसके अंदर नंबर 1 देखो, 3 तो हमेशा पूछे जाते हैं, कौन कौन से? देखो एक तो आपको पूछा जाता है नीली क्रांति, एक है आपके पीली क्रांति, और एक है आपके ये लो। 3 तो कलर हैं आपके सामने, आप में से तीनों कौन बता सकता है आपको छोड़कर? आपको आता है ये मुझे पता है। यस, ये बेल्ट बताएगा इधर से। नीली क्रांति का संबंध जो है वो किससे रहा है? लिख दे क्या? मत्स्य पालन। ये लीजिए, आपने कहा और हमने लिख डाला मत्स्य पालन, ठीक है। पीली क्रांति तिलहन, या फिर कई बार एक नाम और क्या आ जाता है? तिलहन उत्पादन, या फिर आ जाता है, बिल्कुल सही है, सरसों, क्योंकि सरसों मतलब राइडो, समझ गया? हाँ, सरसों, सरसों या फिर तिलहन उत्पादन। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? शाबाश, कौन सा? झींगा। एक तो आम भाषा में क्या करे, कहीं झींगा उजिंग करो, घर में छोटे बच्चे होते हैं ना हमारे उधर पश्चिम राजस्थान में बोलते हैं झींगा, मतलब 4-5 टाबर भेड़ो जावन तो क्या कहीं झींगा उजिंग क्या हो, एक तो झींगा। और आप कौन सा झींगा बता रहे हैं? झींगा मछली, शाबाश। झींगा उत्पादन, तीनों याद हो गए आपको? नीली क्रांति, पीली क्रांति और गुलाबी क्रांति। लीजिए अगली और क्रांति, अब है आपके सामने, देखो एक है आपके लाल क्रांति, एक है आपके गोल क्रांति, राघवेंद्र, हाँ सही है भाई, लाल क्रांति, गोल क्रांति और एक है आपके रजत क्रांति। लाल क्रांति, गोल क्रांति और रजत क्रांति। लाल क्रांति किससे संबंधित है? नरेंद्र, टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। गोल क्रांति हमारे राजस्थान का राज्य भोजन, और मैं तो कह रहा हूं देश का प्रसिद्ध भोजन है ये, आलू उत्पादन। अक्सर एक बात कहा करता हूं मैं, ये कोफ्ता लेकिन मलाई मार के कोफ्ता, कोफ्ता लेकिन कैसा कोफ्ता? मलाई मार के। एम का मतलब होता है मक्का, शी का मतलब है काजू, ओ का मतलब है ऑरेंज संतरा, पी का मतलब है पपीता, टी का मतलब तंबाकू, तानसेन तंबाकू, और ए का मतलब है आलू। आपको पता हो तो ये हमारे जीवन में कब आए थे पता है? ये हमारे जीवन में कब आए थे? ऑप्शन नंबर 1 12वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी 14वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी 16वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी 18वीं शताब्दी। बोल तो ऐसे रहा है जैसे 12वीं शताब्दी के अंदर। ये सब कौन देके गए थे पता है आपको? ये सब पुर्तगीजों की देन है। अंग्रेज तो हमें एक ही देके गए थे, सॉरी, क्या देके गए? सॉरी। ये सब हमें कौन देके गए थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली हमसे लेकर गए थे मसाला, और हमें क्या देकर गए थे?
सोचो 14वीं शताब्दी से पहले हमारे जीवन में आलू नहीं था। अरे आलू छोड़ो, हमें पता ही नहीं था संतरा होता है, हमारे पास केवल नारंगी थी। हाँ, ठीक है। बाद में पता लगा कैसा होता है ये, हालांकि अरे कब 14वीं शताब्दी के अंदर जीवन में आए थे, याद रखना। पूछा जाता है निम्न में से मक्का किसकी देन है, पुर्तगीजों की। आगे लिखाएंगे आपको फसलों में। तो देखो आलू आज हर घर की पहली पसंद क्या है? अरे मान नहीं रहे हो क्या, मुझे पता है ना। अब आप नहीं खाते हो तो क्या ही करें बताओ। रजत क्रांति का संबंध किसे है? अंडे उत्पादन से, लिखो अंडे उत्पादन से। हैं जी, लिख लिया चलो फिर ठीक है। फिर यहां पर लिख लो आप श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। हालांकि लिख तो लिए हैं आपने, लेकिन एक एक शब्द के रूप में लिख लीजिए, क्या पता कभी जल्दबाजी में हो और इतने ही पढ़ के जाएं। उधर थोड़ी डिटेल लिखा रखे ना, तो आपका मन लगे कि नहीं लगे। खाद्यान्न उत्पादन, और एक होता है सनराइज या इंद्रधनुष क्रांति, जो कि आपके सभी क्रांतियों की क्रांति। ठीक है, बाकी देखो जब हम पढ़ेंगे सीमेंट तो आपको बता देंगे कि सीमेंट उत्पादन से संबंधित क्रांति है वो धूसर क्रांति होती है। ठीक है, अब जब आगे पढ़ेंगे पेट्रोल डीजल तो वो भी बता देंगे कि वो जो होती है वो कृष्ण क्रांति होती है। ये तो होती है। वो किससे संबंधित है? दिखा देंगे, जिस समय जो बात आएगी ना वो आपको जरूर लिखाएंगे, चिंता नहीं करनी। ठीक है, लेकिन ये जो है ये प्रसिद्ध है। उधर से वो 3 वाले और ये 3 वाले अक्सर मिल जाते हैं आपको, बस। लिख लिया? तो ये तो ऐसे नॉर्मली घूमते फिरते देखो, देख ले कि हाँ कहीं है तो फेंक देनी 2-4 क्रांति मुंडा मत। ठीक है, तो पहला बिंदु कृषि क्या है वो हमने पढ़ा, फिर भू उपयोग सांख्यिकी रिपोर्ट पढ़ी, फिर कृषि के प्रकार पढ़े, फिर कृषि से संबंधित कुछ स्पेशल क्रांतियां होती है उसके बारे में हमारी चर्चा हुई। अब आप हेडिंग लगाइए, कृषि से संबंधित फार्म फार्म कौन से हैं, केंद्र कौन से हैं, इस प्रकार से। तो आप हेडिंग लगा लीजिए कृषि से संबंधित केंद्र। कृषि से संबंधित केंद्र कौन कौन से, कौन कौन सी संस्था है वो भी लिख लेंगे। ठीक है, केंद्र है, कोई संस्था है वो। लेकिन सबसे पहले यदि मैं चर्चा करूंगा तो आपके साथ वो होगी, बोर्ड पर देखिएगा आप एक बार। पहला जो बिंदु होगा वो है आपके राजस्थान में केंद्रीय कृषि फार्म। राजस्थान में केंद्रीय कृषि फार्म, और केंद्रीय कृषि फार्म की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ये हमारे राजस्थान में 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। एक तो है आपके सूरतगढ़ केंद्रीय कृषि फार्म, और एक है आपके, याद रखिएगा, जेतसर केंद्रीय कृषि फार्म। 2 है। ये जो सूरतगढ़ केंद्रीय कृषि फार्म है, याद रखिएगा इसकी जो स्थापना है वो हुई है आपके 1956 में। कब हुई है? 1956 में। जेतसर केंद्रीय कृषि फार्म जो है इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है? 1962, 1962 में। क्या हुआ? नहीं ऐसे, चलो कोई नहीं।
और ये कहां पर है? तो याद रखिएगा ये है सूरतगढ़ में, और सूरतगढ़ जो है वो कहां पर है? श्री गंगानगर में। और ये कहां पर है? जेतसर। तो याद रखिएगा ये जेतसर भी कहां पर है? श्री गंगानगर में। ये जो आपके सामने सूरतगढ़ वाला है, आपको याद रखना है ये किसके सहयोग से है? ये है, याद रखिएगा, रूस के सहयोग से स्थापित। और जेतसर वाला किसके सहयोग से है? याद रखिएगा, कनाडा के सहयोग से। लेकिन क्वेश्चन आता है कि निम्न में से एशिया का सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फॉर्म कौन सा है? तो याद रखना है सूरतगढ़। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म जो है वो कौन सा है? याद रखिएगा ये केंद्रीय कृषि फॉर्म होते क्या है? क्या होता है यहां पर? यहां पर कार्य जो किया जाता है वो होता है कृषि के जो उत्पाद हैं इनका उत्पादन करना है और ज्यादा। कृषि उत्पाद का उत्पादन करना। उतारो, सीधा सीधा आएगा आपके एग्जाम में। एशिया का सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फॉर्म कहां पर है? सूरतगढ़। सूरतगढ़ और जेतसर। जेतसर कुछ दिनों के लिए अनूपगढ़ में आ गया था, लेकिन अब वापस अपनी जगह है व्यवस्थित। वो भी दुखी हैं, हम भी दुखी हैं, लेकिन वही बात है, दिल दुखा है, दिल टूटा तो नहीं है। उम्मीद पर दुनिया खाई हमें। नरेंद्र ने मुझे भेज दी थी ये, तो मैंने देख ली है। ठीक है नरेंद्र भाई, ठीक है। बहुत देखता है तो। कोई नहीं। हम्म, चलो। चलिए आगे चले। मजाक की बात है ना, सब कुछ ठीक है, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि एशिया का सब, हाँ, इसी की बात करो। क्वेश्चन आ जाएगा एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म कौन सा है? याद रखिएगा सूरतगढ़। नेक्स्ट आगे लिखिएगा। नंबर 2, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसी का दूसरा नाम आप इस रूप में भी पढ़ सकते हैं कि राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान। और ये जो संस्थान है, याद रखिएगा, इस संस्थान की जो स्थापना है वो हुई है आपके 1943 के अंदर। और ये आपके कहां पर है? तो याद रखिएगा दुर्गापुरा। दुर्गापुरा आप सब जानते हैं कहां पर है? जयपुर के अंदर। लिखिएगा, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है। राजस्थान में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? दुर्गापुरा के अंदर। लिखिएगा। हाँ उदय राठौर।
सही है। लिख लिया। अगला लिख लीजिए नंबर 3, चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन केंद्र। चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन केंद्र, इसकी जो स्थापना है 1998, कहाँ पर है ये? जयपुर के अंदर। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि चौधरी जो चरण सिंह है, इनको आपको पता हो तो 2024 का ये फिर आ गया भाई, भारत रत्न। यस, तो दो तो भारत रत्न आपको लिखा ही दिए हैं मैंने, देख लेना आप कौन कौन से। ठीक है भाई हरिंदर, ओके थैंक यू। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रपति रहे हैं कि प्रधानमंत्री रहे हैं? चलो, अच्छा लगा हमें सुनकर आपके मुंह से, ये जानकारी है आपको। आगे लिखें नंबर 4, 4 हो गए हैं, सूरतगढ़, जेतसर, दुर्गापुरा और जयपुर। ये नेक्स्ट नंबर 4 लिख लिया। नंबर 4 लिखिएगा, केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। एक बार एग्जामिनर ने तूफान उठा दिया था, आप बता सकते हैं कहां ये? उसने वो गांव पूछा, उसने वो गांव पूछा कहां पर है ये? वो क्षेत्र में है उसके, तबीजी में, वो कौन से गांव में है ये? लेकिन हम तो गोपालपुर बाईपास पर है ना, बता सकता है आप में से कोई? एक ही बार पूछा हालांकि वो। केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान जो केंद्र है, इसकी जो स्थापना है ये तो कब हुई है? 22 अप्रैल 2000 में। और ये है कहां पर? तो लिखिएगा वो है डुमाड़ा में, डुमाड़ा तबीजी क्षेत्र अजमेर में। कहां पर है? डुमाड़ा। लिखिए नंबर 5, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? देखिए, इसकी जो स्थापना है वो 1993 में हुई, और जब स्थापना हुई थी तब इसका जो नाम था ना, वो नाम हुआ करता था
राष्ट्रीय क्षेत्र उद्यानिकी संस्थान। जब इसकी स्थापना हुई थी ना, तब इसका नाम तो क्या था? राष्ट्रीय क्षेत्र उद्यानिकी संस्थान। तो अब ये नाम कब हुआ? ये जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान आप पढ़ते हैं, ये नामकरण तो हुआ है सन 2000 में। भाई जैसे आप नहीं पढ़ते क्या कि राजस्थान नहर का नाम बदलकर कब इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया था? बहुत ही अच्छा। तो वो आप जब पढ़ते हैं ना, तो इसी प्रकार से ये है कि 1993 में जब इसकी स्थापना हुई, तब इसका नाम था राष्ट्रीय क्षेत्र उद्यानिकी संस्थान। सन 2000 में नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ये केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर है? तो याद रखिएगा, ये है आपके बिछवाल में। और बिछवाल कहां पर है? बीकानेर में। बिछवाल कहां पर है? बीकानेर के अंदर। हालांकि बीकानेर के अंदर एक और स्थान है, जोहड़बीड़। हालांकि आपको बीकानेर में एक क्या, आपको तो वो सारे ही आते हैं भाई। वो आखे निषेध क्षेत्र जो है 6 बीकानेर में, नहीं 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 पूछूंगा, आते ही तो है, क्या पूछना हो तो वो बात है, आते ही है, क्या ठीक थोड़ी लगेगा। तो वो जो बीकानेर में 6 नाम है ना, आखे निषेध क्षेत्र वाले, वो ऐसे मतलब दबा के रखना है, नहीं आने चाहिए, बाहर तो आने ही नहीं चाहिए। समंतसर, कोटसर, ऐसे मतलब जोहड़बीड़, कोई देशनोक, बज्जू, दियात्रा, ना ना, नहीं आना चाहिए। चलिए फिर आगे चलते हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कंप्लीट। नंबर 6 हेडिंग लगाइए। अगली जो संस्था हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके, नहीं लिखा, लिखो लिखो, वो लिखा, आराम से लिखो। अपने को कौन सा आके निषेध क्षेत्र याद करना है? अपने को क्या है? अपने को केवल लिखना है, लिखना है केवल। देख लेंगे बाद में टाइम मिलेगा तो। वैसे भी लाइब्रेरी ज्वाइन तो कर ही रखी है सोने के लिए। देख लेंगे रूम पे कब आते हैं वापस, तो पढ़ लेंगे। वैसे आपको बताएं, देखो नंबर 6, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय। इसी का ही नाम आप सुनते होंगे, केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान। ये जब स्थापना हुई थी ना, तब इसका नाम था। ये वर्तमान का नाम तो 2009 में दिया है, तो इसी का ये नाम है अन्य। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है? तो डेट सहित याद रखना है, ये 20 अक्टूबर 1993। अरे सुनो, हाँ? देखो इधर एक बार बोर्ड पर, यहां पर लिखा है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की जो स्थापना है वो कब है? तो आप ऐसे मत करके आना कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना 2000। ये तो नामकरण है केवल। इन दोनों में से कोई सा भी नाम देकर पूछा जाए स्थापना कब हुई है, तो स्थापना 1993 है। इधर भी चाहे ये नाम देकर पूछे या ये नाम, स्थापना कब हुई है? 20 अक्टूबर 1993। ये नामकरण 2009 में हुआ है। पहले ये था केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, वर्तमान के अंदर जाना जाता है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय। कहां पर है ये? तो याद रखिएगा, ये तो बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, सेवर भरतपुर। सेवर भरतपुर वाला लिखो। दो हजार नौ, 2009 के अंदर नामकरण हुआ। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, कि इसकी स्थापना पूछी जाए, इसकी स्थापना पूछी जाए तो अलग अलग नहीं। केवल नामकरण कब हुआ है, ये इतनी सी बात है। बाकी स्थापना 1993 के अंदर ही है, याद रखना आप। अब जब ये हमने बात लिखी है, तो नोट करके 2 केंद्र और लिखने हैं। हालांकि हमें लिखने तो वहां थे वन्य जीव संपदा में, लेकिन वो आप अभी भी पढ़ ही रहे हैं हालांकि लाइब्रेरी के अंदर, जैसा कि आपने हमें बताया अभी। तो तो 2 बातें यहां लिखा देता हूं ताकि बातें कनेक्ट होती रहेगी, लाइब्रेरी टू कोचिंग। लाइब्रेरी जाता है, लाइब्रेरी जाता है, लाइब्रेरी जाते हो आप? कितने टाइमिंग क्या है लाइब्रेरी का? 24 घंटे। कितने रुपए दिए? तेरी खुद की क्या जानकार है?
चलिए अब हम दो संस्थान एक साथ में पढ़ लेते हैं नोट करके। नोट करो और नोट करके देखो बोर्ड पर, आप एक बार बोर्ड पर देखिए, आपको ऐसे लिखना है। दोनों ही जो संस्थाएं हम लिखाने वाले हैं आपको, वो दोनों के दोनों जोधपुर में हैं। देखो, एक तो है आपके काजरी, एक तो है काजरी, और एक जो है वो है आफरी। आफरी आफरी, ये आफरी और ये काजरी। काजरी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, यह है इसका पूरा नाम। अफ्रीका मतलब एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। ये जो काजरी है, इसकी जो स्थापना है वो तो हुई है, याद रखिएगा, 1959। शुष्क वन अनुसंधान जो संस्थान है, इसकी जो स्थापना है वो हुई है 1985। 1985। अब मरुस्थलीकरण को रोकना, और अफ्रीका जो कार्य है वो है आपके वनीकरण को बढ़ावा देना, फॉरेस्ट एरिया। बोर्ड पर देखिए, लिख लिया सबने? कॉपी बंद कर दीजिए। आओ, कोई दिक्कत, कॉपी बंद कर दीजिए। आओ, बस ये याद कर लो आप तो। साथ सूरतगढ़ केंद्रीय कृषि फॉर्म, जो कि कहां पर है? गंगानगर में। अनूपगढ़ केंद्रीय कृषि फॉर्म कहां है? गंगानगर में। भाई ये सूरतगढ़, सूरतगढ़ गंगानगर में, अनूपगढ़, अनूपगढ़ गंगानगर में। बिछवाल कहां पर है? बीकानेर के अंदर। यहां पर क्या है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। शेवर में क्या है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय। शेवर कहां पर है? भरतपुर में। डुमाडा या तबीजी कहां पर है? अजमेर के अंदर। यहां पर कौन सा है? केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। काजरी जोधपुर के अंदर, और आफरी भी कहां पर है? जोधपुर में। सूरतगढ़ जो है, ये स्थापना कब हुई है सूरतगढ़ केंद्रीय कृषि फॉर्म की? 1956। अनूपगढ़ केंद्रीय कृषि फॉर्म की स्थापना कब हुई है? 1962। बिछवाल के अंदर क्या है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, स्थापना कब है? 1993। शेवर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय, स्थापना कब है? 1993। इसकी डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वो है 20 अक्टूबर 1993। डुमाडा जो तबीजी है अजमेर, यहां पर है आपके केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, यह है आपके सन 2000 में। काजरी की स्थापना है 1959 और आफरी की स्थापना है 1985। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, और जबकि कुछ करना ही नहीं है। केंद्रीय कृषि फॉर्म है, केंद्रीय कृषि फॉर्म है, शुष्क बागवानी संस्थान है, सरसों अनुसंधान केंद्र है, बीजीय मसाला है, ये काजरी है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र है, ये शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है। हाँ। तो केवल और केवल 7 बिंदु है और एक पड़ जाता है इसमें से। जब भी लाइब्रेरी में जाएं